नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र आशीष तायल डब्ल्यूसीएल संवाद की इस कड़ी में आपको मिलवाने जा रहा हूं कोल इंडिया के पूर्व अध्यक्ष श्री एनसी झा सर से। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। सर, आपने 3 दशकों से भी अधिक समय तक कोल इंडिया को अपनी सेवाएं दी। अपने करियर की शुरुआती दौर से अभी तक की अपनी जीवन यात्रा हमारे कोयला परिवार के साथ साझा करने की कृपा कीजिए। मैं इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद, जो आजकल IIT ISM कहलाता है, वहाँ से 1974 ईस्वी में बीटेक की डिग्री माइनिंग इंजीनियरिंग में प्राप्त किया। बाद में फिर मैं उसी इंस्टीट्यूट से एमटेक भी किया और 1975 जनवरी में मैं BCCL ज्वाइन किया। उस समय कोल इंडस्ट्री का नेशनलाइजेशन हुआ था। केवल 2 ही कंपनी होती थी, एक भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और एक कोल माइंस अथॉरिटी लिमिटेड। तो मैंने BCCL ज्वाइन किया था और BCCL में NCDC की, अर्स्टवाइल NCDC की 2 माइंस हुआ करती थी। एक का नाम था सुदामडी प्रोजेक्ट, दूसरे का मुनीडी प्रोजेक्ट। तो मेरी पोस्टिंग सुदामडी में हुई क्योंकि वो उस समय का एक मॉडर्न माइन था और हम लोग नए ट्रेनिज थे। तो वहाँ पे बहुत ही रिगरस ट्रेनिंग हुई हम लोगों की। बहुत स्टीप माइन था, थिक सीम था, स्टोइंग से माइनिंग होती थी, पॉलिश कोलैबोरेशन से माइन डेवलप किया गया था। तो मैं उसको एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ मानता हूँ कि जो आधारशिला हुई मेरे माइनिंग अनुभव की, वो अच्छे खदान से शुरू हुई। हमारे GM हुआ करते थे श्री SK चौधरी साहब, जो बाद में चेयरमैन बने। और वो ये भी एक कहावत है कि सुदामडी में प्रोडक्शन उतना नहीं हुआ जितना वहाँ से CMD प्रोड्यूस हुए। तो वहाँ से हमारी यात्रा शुरू हुई। बाद में मैं CMPDI में आ गया। मेरी प्लानिंग एप्टीट्यूड थी। CMPDI में काफ़ी लंबे समय तक मैंने काम किया और जब मैं चीफ माइनिंग इंजीनियर रैंक में पहुँचा तो मेरी बुलाहट कोल इंडिया में हो गई। तो मैं वहाँ कुछ वर्ष काम किया, 4 वर्ष करीब, जनरल मैनेजर और चीफ जनरल मैनेजर लेवल में। चेयरमैन का टेक्निकल सेक्रेटरी भी रहा 2 साल तक। फिर हमारी यात्रा हुई CMPDI में बैक एज डायरेक्टर टेक्निकल। मैं लगभग 14 महीने वहाँ था। इस बीच में मेरा सिलेक्शन हो गया डायरेक्टर टेक्निकल कोल इंडिया में। तो फिर वापस मैं कलकत्ता आ गया और इसी बीच में कुछ समय के लिए मैं SCCL का अतिरिक्त भार एज CMD संभाला और फिर बाद लास्ट में कोल इंडिया का चेयरमैन का अतिरिक्त भार मुझे मिला। तो ये हमारी कोल इंडिया की यात्रा रही है। कोल इंडिया से रिटायरमेंट के बाद मैं इंडस्ट्री में मैंने सर्व किया, कुछ समय प्राइवेट सेक्टर में, कुछ समय IIT ISM में एज प्रोफेसर, कुछ समय एक ओवरसीज कंपनी है उसको मैनेज किया और फिर लगभग 2 वर्षों तक मैं सेल स्टील अथॉरिटी के चेयरमैन का एडवाइज़र था। इस बीच मैं 2 कंपनियों में, स्टील अथॉरिटी और MSTC, दोनों मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के कंपनीज हैं, इनका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी था उनके बोर्ड में। और यही मेरी यात्रा रही है। सर, माइनिंग तथा अन्य क्षेत्रों में WCL में हो रहे तकनीकी विकास के बारे में आपके विचार हमें बताइए। WCL बेसिकली शुरू से, प्रारंभ से ही अंडरग्राउंड माइनिंग की कंपनी थी और यहाँ पे जो टांसी प्रोजेक्ट है, जो था एक ज़माने में, वहाँ पे पहला कंटिन्यूस माइनर लगा था। और टांसी जियोलॉजिकली बहुत ही कम्प्लेक्स माइन है। मैं खुद भी गया था उस माइन में अंडरग्राउंड अपने समय में, और रूफ की काफ़ी प्रॉब्लम्स थी। अब जैसा मुझे पता चला है कि लगभग 16 कंटिन्यूस माइनर लगाने का प्लान है, कुछ उसमें से लग चुके हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि अंडरग्राउंड माइनिंग में SDL और LHD से प्रोडक्शन में वृद्धि की संभावना बहुत कम होती है। अन्य दिशाओं में जैसे ICCC है, तो ये एक अपने आप में अभूतपूर्व नए तरह का प्रयोग है कि आप एक जगह बैठकर पूरे कंपनी के हर एक, खासकर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ और डिस्पैच एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसमें करेक्टिव एक्शन है वो ले सकते हैं। और मैं इसके लिए पूरे WCL टीम को बधाई देता हूँ। और बड़े खुशी की बात है कि और कंपनीज इसको लपक कर लेना चाहती है।
तो इसके बहुत ही एडवांटेज हैं। ईआरपी एक ऐसा विषय है जिस पे कि हम लोग बहुत सालों से, हम अपने समय में भी ईआरपी के लिए टेंडर किए थे, समाव वो नहीं हो पाया, आगे बढ़ा नहीं। बट अब खुशी की बात है कि लगभग हर एक कंपनी में ईआरपी आ गई है और WCL अपने सीएमडी के नेतृत्व में सबसे पहली कंपनी थी जो ईआरपी को इम्प्लीमेंट किया है। इसके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, माइनिंग 4.0 है टेक्निक्स, और इससे प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी और सेफ्टी में काफ़ी सुधार होगा। एक मेजर जो अचीवमेंट हुआ है WCL में वो हुआ फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी के दिशा में। और फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी एक ऐसी दिशा है जो एनवायरनमेंट के हिसाब से भी बहुत बेनिफिशियल है, कॉस्ट के हिसाब से बेनिफिशियल है, और एनी पॉसिबिलिटी ऑफ थेफ्ट ऑफ कोल के हिसाब से भी बहुत बेनिफिशियल है। वो एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, टेक्नोलॉजी का इनपुट है, एंड आई थिंक इससे आगे के दिनों में काफ़ी लाभ होने वाला है। सर, पिछले वित्त वर्ष में कोयला उत्पादन, प्रेषण तथा ओबी रिमूवल के क्षेत्र में WCL ने नए ऐतिहासिक आयाम स्थापित किए हैं। WCL की इन उपलब्धियों के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? कोल इंडिया 700 मिलियन टन प्रोडक्शन कर पाए, इसके लिए प्रयत्नशील था पिछले 3-4 सालों से। बीच में कोविड आ गया, कोविड के कारण डिप्रेस्ड हो गया, मार्केट भी रिड्यूस हो गया था। लेकिन इस साल मुझे शुरू से लग रहा था कि हर कंपनी प्रयत्नशील है और 700 मिलियन टन का आंकड़ा पार कर जाएगा। मैं चूँकि कोल इंडिया से संबंधित रहा हूँ तो मैं रिपोर्ट्स वगैरह लेता रहता था कि कहाँ तक पहुँचे, कितना % हुआ। तो मुझे पूरा विश्वास था कि 700 मिलियन टन पार हो जाएगा, और ये 700 मिलियन टन एक दिन पहले ही पार हो गया। वर्ष समाप्त होते होते तो मुझे बड़े हर्ष का ठिकाना नहीं है कि उत्कृष्ट सफलता हुई है। प्रमोद अग्रवाल जी को हम लोगों ने बधाई भी दिया है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि 700 मिलियन टन दुनिया का सर्वश्रेष्ठ उत्पादन करता सिंगल कंपनी है कोल इंडिया। लगातार यहाँ की प्रोडक्शन जो है वो बढ़ रही है, डिमांड हम लोगों का बढ़ रहा है। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि कोल इंडिया देश के ऊर्जा आपूर्ति में अपने को सक्षम बनाए हुआ है और आगे भी बनाए रहेगा। WCL की चर्चा जब भी होती है तो मुझे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं, जबकि ये माना जाता था कि WCL अपने पीक प्रोडक्शन लेवल पे पहुंच गया है। हमारे समय में लगभग 43 मिलियन टन प्रोडक्शन होती थी WCL की। ये कहा जाता था कि अब बहुत कॉस्टली हो गया है, सेल वैल्यू के हिसाब से रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं, तो कंपनी को पैक डाउन करना पड़ेगा। हम लोगों ने WCL के लिए 10% अतिरिक्त जो है सेल प्राइस में ऐड किया था, क्योंकि वो साउथ इंडिया में कोयला ज़्यादा जाता है, महाराष्ट्र में रहता है। इस सब से इसको उबारने की कोशिश बहुत की है। अब मुझे आश्चर्य लगता है कि WCL इस साल 64 मिलियन टन प्रोडक्शन किया, और वो भी टारगेट से 2 मिलियन टन अधिक, और लगभग 50% एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ 2010-11 के कंपैरिजन में। तो मुझे तो बाँछें खिल गई समझिए। और ये तभी संभव हुआ है जब यहाँ की टीम एकजुट होकर सारी समस्याओं का हल निकालते हुए दिन रात मेहनत करके, सारे अधिकारी, सारे कर्मचारी सबों ने मिल के ये किया है, तभी ये संभव है। बधाई देता हूँ WCL की टीम को, आप सबों को, कि आपने उत्कृष्ट कीर्तिमान स्थापित किया। सर, कोयला उद्योग में आपके लंबे सेवा काल के दौरान प्राप्त हुए अपने कुछ यादगार अनुभव हमारे कोयला परिवार के साथ साझा करने की कृपा कीजिए। यह विषय तो थोड़ा लंबा है, इसलिए कि अनुभव भी मेरा काफ़ी लंबा है। मैंने कोयला इंडस्ट्री को उस दौर में ज्वाइन किया था जब प्राइवेट माइंस हुआ करती थी। 1975 में कोयला उद्योग का प्रोडक्शन 73 मिलियन टन हुआ करता था। आज उसका 10 गुना हो गया, 10 फोल्ड्स। तो ये एक अभूतपूर्व सफलता है, क्योंकि नेशनलाइजेशन से लेके और आज तक जो प्रोडक्शन में वृद्धि हुई है, सेफ्टी में वृद्धि हुई है, खदानों की संख्या कम हुई है, तो ये इस बात का द्योतक है कि टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स बहुत ज़्यादा हुई हैं, और यही नीड ऑफ द आवर है, इसको मेंटेन करना है। तो ये तो टेक्नोलॉजिकल क्षेत्र में हुआ। ओपन कास्ट प्रोडक्शन अधिक हो रहा है, अंडरग्राउंड
एक निराशाजनक बात है, क्योंकि अंडरग्राउंड का प्रोडक्शन कम हो रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इस दिशा में प्रयत्नशील हैं कि इस डिक्लाइन को रोका जाए, ताकि कभी ओपन कास्ट का प्रोडक्शन कम होगा तो देश की ऊर्जा आपूर्ति में बहुत ज़्यादा कठिनाई ना हो। माइनिंग एक बहुत ही हजारस प्रोफेशन है, वर्ल्ड ओवर ये माना गया है, और उसमें भी जो अंडरग्राउंड माइनिंग है वो ज़्यादा हजारस होता है। तो जब मैं सुदामडी माइन में ज्वाइन किया था तो सुदामडी विथ स्टीप सीम था, थिक सीम था, हाईली गैसी सीम था। तो जितनी भी संभावनाएं प्रॉब्लम्स की हो सकती हैं वो सभी उस माइन में था। सुदामडी माइन में गैस एक्सप्लोजन हुआ था जिसमें 42 लोग का डेथ हो गया था। कैसे ऐसे सिचुएशन से निपटा जाए वो मैंने देखा। जितने भी हमारे उस समय के प्रसिद्ध माइनिंग इंजीनियर्स थे अक्रॉस द कंट्री, सभी इकट्ठा हुए थे। रिकवर किया गया, डेड बॉडीज को रिकवर किया गया और माइन 4 दिन के अंदर चालू हो गया। इनफैक्ट एक्सप्लोजन हुआ था तो एक पर्टिकुलर सेक्शन में हुआ था, और बाकी चूँकि बड़ी माइन थी बाकी सेक्शन उस वक्त काम कर रहा था, तो इफेक्ट केवल उसी सेक्शन में हुआ और उस सेक्शन को आइसोलेट किया गया और फिर से रिकवरी शुरू हो गई। प्रोडक्शन बंद नहीं हुआ, 1 या 2 शिफ्ट बंद हुआ होगा। फिर उसी माइन में चूँकि वो बहुत ही गैसी था और फ्राइबल कोल था तो फायर भी लग गया, अंडरग्राउंड फायर हो गया। अब नौबत ऐसी आ गई कि वो फायर को बचाने के लिए पूरी माइन को डुबाना पड़ेगा, नहीं तो माइन ख़त्म हो जाती। नई नई माइन बनी थी, बगल में ही दामोदर रिवर था। दामोदर रिवर से उसमें पाइप के थ्रू पानी भरना शुरू किया गया। अंडरग्राउंड माइन में एक पंपिंग स्टेशन होता है जहाँ से पानी को पंप किया जाता है। तो पानी भरते भरते जो पंपिंग स्टेशन का जो लेवल था वहाँ तक आ गया था। उसके बाद ये अनुभव किया गया है, देखा गया कि जो धुआं निकल रहा है वो काले से सफ़ेद हो गया है। इसका मतलब हुआ कि जो कोयले में आग लगी थी वो कोयला जल के ख़त्म हो गया। अब केवल रेसिडुअल कोयला जो थोड़ा बहुत बचा है। उस वक्त तो मैं फ्रेश माइनिंग इंजीनियर था, तो मैंने अपना अनुभव बता रहा हूँ कि हमने जो देखा, हमारे जो बुजुर्ग लोग थे उन लोगों ने कैसे उसको डील किया। जैसे सफ़ेद धुआं आना शुरू हुआ, पानी पंप करना बंद कर दिया। अंडरग्राउंड में पानी सरफेस से डालना बंद कर दिया, क्योंकि अगर पंप डूब जाती तो फिर वो डिवाटरिंग नहीं हो पाता। और फिर वो टीम बनी, सब लोग नीचे गए, एक एक करके रेस्क्यू टीम्स जाती थी, लौट के आती थी। जो रिगरस वर्क ऑफ रेस्क्यू है वो मैंने देखा वहाँ। अब आगे आए तो जब कंपनी लेवल की बात करते हैं पूरे कोल इंडिया में, तो एक ज़माना था जब 200 से 250 फैटेलिटी होती थी प्रति वर्ष। उसको घटाते घटाते मुझे लगता है 30 या 35 पे आ गया है। लेकिन जो जीरो एक्सीडेंट पोटेंशियल है वो सिचुएशन क्रिएट करना है, और उसके लिए लॉट ऑफ एजुकेशन इज़ रिक्वायर्ड, ट्रेनिंग इज़ रिक्वायर्ड। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह की इम्प्रूवमेंट्स हो रही है सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में, तो हम जीरो एक्सीडेंट पोटेंशियल को अचीव करने में सफल होंगे। दूसरा जो मैं अपने अनुभव से बताना चाहूँगा वो ये है कि मुझे गर्व है कि हम उस टीम का पार्ट रहे हैं जिसने कोल इंडिया में फेस लिफ्ट का प्रयास लाया और फेस लिफ्ट हुआ। एक ज़माना था जब कोल इंडिया को लोग लॉस मेकिंग कंपनी, सिक कंपनी ऐसा समझते थे। अब ऐसा है कि कोल इंडिया में सबको इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और बहुत कम ही लोग हैं जो कोल इंडिया को नहीं जानते हों। जो तीसरी उपलब्धि मैं अपने हिसाब से मानता हूँ वो ये है, एक सिक कंपनी के नाम से प्रसिद्ध कोल इंडिया एक महारत्न कंपनी बनी, और मुझे उसका सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि जब मैं कंपनी के चार्ज में था तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से ये स्टेटस का सर्टिफिकेट मैं ही प्राप्त किया था। चौथा जो एक पॉइंट है वो है कि दशकों से कोयले की जो बिक्री होती थी देश में, वो एक यूज़फुल हीट वैल्यू बोलते हैं UHV, उसके बेस पे होती थी, जो दुनिया में कहीं नहीं होता है। उसमें नुकसान ये था कि कोयले की जो सही गुणवत्ता है उसके हिसाब से उसका प्राइस नहीं मिलता था। तो मैं शुरू से ही, जब से मैं कोल इंडिया हेडक्वार्टर में ज्वाइन किया था GM क्वालिटी कंट्रोल,
तो मेरा यह प्रयत्न था कि जीसीबी बेस्ड प्राइसिंग सिस्टम पे शिफ्ट किया जाए। तो ये संभव नहीं हो पाया था क्योंकि कोयला जो जो यूज करते हैं पर्टिकुलरली एनटीपीसी इसका काफ़ी विरोध करते थे। लेकिन जब मुझे चार्ज मिला कंपनी का तो मैंने इसको कर डाला और ये 1963 से चला आ रहा सिस्टम 2011 में जनवरी 2012 से इफेक्टिव हुआ। ये जीसीबी बेस्ड सिस्टम चालू हो गया और मैं देख रहा हूँ पिछले 11 साल से तो बड़े आसानी से और बिना किसी प्रॉब्लम के ये चल रहा है। पांचवी उपलब्धि में मानता हूँ कि हमारे जो वर्कर्स हैं, जो खदानों में काम करने वाले लोग हैं, उनकी 9th वेज अवार्ड जो है वो मेरे समय में डिसाइड हुआ। मैंने उसे साइन किया अपने रिटायरमेंट डे के मिडनाइट में। आई थिंक आई विल बी द ओनली चेयरमैन हु हैड पुट हिज लास्ट सिग्नेचर एट 11:30 PM ऑन द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट। और बहुत सारे अनुभव हैं, लेकिन ये सब जो प्रमुख अनुभव हैं, जैसे मैंने कहा कि फेस लिफ्ट, कोल इंडिया का जो वर्तमान का नया बिल्डिंग है राजारहाट का, उसका कंसेप्शन, उसका कंस्ट्रक्शन, अवार्ड ऑफ वर्क, ये सारा हमारे टेंडर में हुआ। मैं उसमें शिफ्ट नहीं कर पाया था क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन उसका पूरा ब्लूप्रिंट मैंने तैयार किया था। सर, अपने विशाल अनुभव के आधार पर WCL संवाद मंच के माध्यम से आप कोयला परिवार को क्या संदेश देना चाहते हैं? पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने ये संवाद प्रक्रिया शुरू करके एक अनूठा प्रयोग किया है, जिससे कि जो अनुभवी लोग हैं उनके अनुभव को जनरल पब्लिक में कोल इंडिया या फिर WCL के जो वर्कर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, सब में शेयर कर रहे हैं। ये अपने आप में एक अनूठा प्रयोग है और मैं बहुत प्रसन्न हूँ यह जान के। देखिए, हम कोल इंडिया के अंग हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है, देश को ऊर्जा प्रोवाइड करना। और देश को ऊर्जा प्रोवाइड करने में जो अभी तक हम लोगों ने प्रयास किया है, उसमें पर्यावरण एक सफर रहा है। तो एक सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिस होना चाहिए और उसमें पर्यावरण का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। हमारे वर्कर्स के साथ जो संबंध है वो अच्छे रहे हैं और वर्कर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स मिला के जो प्रयत्न हुआ है उसी का प्रतिफल ये 700 मिलियन टन अचीवमेंट है। तो वर्कर्स के साथ हम उनको अपना सहभागी मानते हुए अपने कामों में उनको सही स्थान देते हुए उनका विश्वास प्राप्त करते रहें, ये हमारी अपेक्षा है। मैं विश्वास करता हूँ, मैंने अपने जीवन काल में एक बात पे ध्यान दिया है, कॉल ए स्पेड ए स्पेड। जो सही है वही बताइए। झूठ या कोई भी बनावटी चीज़ वो बहुत दिन तक नहीं चलता है। इसीलिए मेरा संदेश होगा कि सब लोग अपने आप को सही रास्ते पे ले जाएं। ट्रुथ ऑलवेज प्रिवेल्स और ट्रुथ जो है उसी का साथ दें। इसके साथ मैं WCL के परिवार के सभी सदस्यों को एक बार पुनः बधाई देता हूँ और शुभकामना देता हूँ कि शिखर की ऊंचाई तक पहुँचे और 100 मिलियन टन का आंकड़ा को जल्द अचीव करें। सर, आज के इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ उपस्थित हुए। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, अपने यादगार अनुभव हमारे कोयला परिवार के साथ साझा किए। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के लिए शुभकामनाएं। साथियों, WCL संवाद कार्यक्रम को आपने खूब सराहा, ढेर सारा प्यार दिया। इस कार्यक्रम को और अच्छा बनाने के लिए हम आपके सुझाव निरंतर आमंत्रित करते हैं। नमस्कार।